हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस सीरीज में मैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगा, तो आप इस पूरे सीरीज में बने रहो। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस सीरीज के एंड होने के बाद जो यानी कि हेलो एल्केन से मैं स्टार्ट करूंगा और अमाइंस के एक्सरसाइज तक खत्म करूंगा, तब तक मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% आपका आ जाएगा। जिन बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों इस पूरे सीरीज को आप बच्चों जो है जरूर आप लोग देखो। तो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन, है ना। तो यानी कि किसी भी एल्काइल ग्रुप में कोई भी हैलाइड ग्रुप लगा रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हेलो एल्केन। इसी तरह से कोई एरोमेटिक ग्रुप जनरली जो बेंजीन के होते हैं उसमें कोई हैलाइड रहेगा तो हेलो एरिन। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में बेटा जी जो है पहला आता है नंबर ऑफ कर्व ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलाइड आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ हैलाइड आयंस कि कितने हैलाइड आयंस है ना। जैसे कि बच्चों कहीं लिखा हुआ है हमारा CH3Cl, एक हैलाइड है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लोरोमीथेन, है ना बच्चों। अगर मान लो बेटा जी कहीं लिखा हुआ है CH2Br2, है ना, तो बच्चों क्या होगा? दो हैलाइड ग्रुप लग गया, तो इसको कहेंगे डाई हेलोजन वाला ग्रुप, है ना। तो इसका नाम क्या होगा? तो बेटा ये फर्स्ट पोजीशन पे ये है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? डाई ब्रोमोमीथेन। दिस इज कॉल्ड डाई, ठीक है, ब्रोमोमीथेन, है ना बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों अगर मान लो ले लेता हूं मैं CHI3, है ना, CHI3, तो क्या हो जाएगा? ये ट्राई आयोडोमीथेन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्राई आयोडोमीथेन। ठीक है बच्चों, ट्राई आयोडोमीथेन। इसी में अगर बच्चों आ जाता CHCl3, तो इसको कहते हैं हम लोग, देखो, ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राई क्लोरोमीथेन। लेकिन बच्चों इसका कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, जिसको जानते हो आप कि बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है किसी को भी। कई मूवी में दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म सुखा के किसी को बेहोश कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा, इसको हम लोग कह सकते हैं आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म जो है ये बच्चे आपके लिए नंबर की मशीन बनेगा। जब आप एल्डिहाइड कीटोन में चैप्टर में जाओगे तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा जो आपको फ्री के नंबर दिलवाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर मान लो CCl4 है, तो क्या कहेंगे इसको? ट्राई टेट्राक्लोरो। दिस इज कॉल्ड टेट्राक्लोरो मीथेन, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड कैटेगरी आता है कि उसमें आप sp3 कार्बन से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो उसमें अलग अलग केसेस आता है। sp3 कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से हर तरफ जुड़ा हुआ है ना बच्चों। जैसे कि अभी हमने ये डिस्कस किया है ना, जैसे कि H H H, है ना, ये एक पहला कैटेगरी। लेकिन इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है हमारा sp2 कार्बन वाला। ठीक है, तो sp2 कार्बन वाले में कौन आएगा बच्चों? जिसमें डबल बॉन्ड हो, है ना। तो बेटा जब भी किसी कार्बन में डबल बॉन्ड आता है उसके साथ अगर कोई हैलाइड लगा रहेगा तो इसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक। ठीक है, ये होता है विनाइलिक हैलाइड होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, है ना, इसको कहेंगे विनाइलिक। यानी कि जब जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो उसके साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ तो उसको कहेंगे विनाइलिक। इसी में बच्चों अगर मान लो जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन जो है उस पर अगर लगा हुआ है कोई भी हैलाइड, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एलाइलिक। दीज आर कॉल्ड एलाइलिक। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बताता हूं बच्चों, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे जैसे कि जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, तो ये दोनों कार्बन वाले जो होंगे हैलाइड उसको कहेंगे विनाइलिक, है ना। और इसमें जो होंगे जो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन, जस्ट बाद इधर भी, जस्ट बाद इधर भी, उसको कहते हैं एलाइलिक। दीज आर कॉल्ड एलाइलिक। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, और मैं बच्चों एक चीज और सोचता हूं कि आपको साथ साथ बता दूं कि जैसा विनाइलिक होता है उसी तरह से होता है बच्चों फिनाइलिक।
ये जो बेंजीन के जितने भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैलाइड होंगे, यानी कि बेंजीन के जितने भी कॉर्नर्स हैं, जो 6 कॉर्नर्स हैं, उसमें से डायरेक्टली अगर कोई हैलाइड जुड़ा रहेगा तो इसको कहते हैं हम लोग फिनाइलिक। दीज आर कॉल्ड फिनाइलिक, है ना बच्चों। और जो बेंजीन के जस्ट बाद, जैसे देखो बच्चों, बेंजीन के जस्ट बाद जो कार्बन होगा, है ना, बेंजीन के जस्ट, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन ये था तो इसके जस्ट बाद वाला कार्बन, जैसे यहां डबल बॉन्डेड कार्बन ये था, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन, तो इसको कहते हैं बच्चों बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड तो हैलाइड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, और ये दोनों भी बच्चों जो है ना, ये दोनों भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो खास करके बच्चों हम लोग इस पर गौर करेंगे ज्यादा आगे, जब हम लोग करेंगे रिएक्शन उसमें इस पर गौर करेंगे कि एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है फ्री रेडिकल का। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं इसके आईयूपीएसी नेम की तरफ। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आईयूपीएसी नेम तो आप लोगों ने पहले से कर रखा है, लेकिन उससे पहले बच्चों थोड़े बहुत जो है एक दो चीज बता देता हूं मैं, या फिर आईयूपीएसी नेम में ही आपको ये चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चों आईयूपीएसी नेम आप लोगों ने 11th पढ़ रखा है, तो मैं जो इसके एक्सरसाइज में कुछ मुश्किल वाला पोर्शन है ना, उसको मैं कर देता हूं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम देखो बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन है CCl3 का होल थ्राइस CCl, कह रखा है आपको कि इसका आईयूपीएसी निकालो, आईयूपीएसी नेम निकालो। मैं आप लोग के लिए बेटा क्वेश्चन भी बता देता हूं कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कहाँ है आईयूपीएसी का। तो मैं सिर्फ मुश्किल वाले बेटा एक दो करवा देता हूं, इजी वाले तो आप लोग खुद होशियार हो कर लोगे। तो बेटा ये है एक्सरसाइज में आप पहुंचोगे तो एक्सरसाइज में बेटा जी है, ये है आपका 10.2, मेरे पास पुरानी बुक है जिसमें 10th चैप्टर नंबर है, तो उसमें 10.2 का 4th पार्ट, जिसके पास नई बुक होगा उसमें 9th चैप्टर होगा, है ना, तो उसमें होगा बेटा 9.2 का 4th पार्ट। ठीक है, तो इसमें कह रखा है इसका आईयूपीएसी नेम निकालो, तो 2-3 इसी में से लेकर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसको कैसे कर सकते हैं। CCl3 का बच्चों होल थ्राइस दे रखा, मतलब एक कार्बन है, इसके पीछे भी CCl3, नीचे भी CCl3, ऊपर भी CCl3 और आगे Cl है, कह रखा इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, है ना। तो देखो बच्चों आईयूपीएसी नेम में आप लोग को पता ही है कि सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन में देखो बच्चों 1 2 3 या 1 2 3 कुछ भी कर ले, 3 ही बन रहा है, तो हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं 1 2 3। तो अब बच्चों जब ये हो गया मेन चेन, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रांच, है ना। तो पहले हम ब्रांच को लिखेंगे जैसे आप लोग को पता है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल, क्योंकि 3 क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको कहेंगे 2 क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर देखो 3 Cl लगा हुआ, यहां पर 1 Cl लगा हुआ, यहां पर भी 3 Cl लगा हुआ, है ना। तो बच्चों अगर जैसे कहीं पर लिखा रहता CH2Cl CH2Cl CH3, तो क्या नाम कहते हैं आप, कहते हैं कि 1 2 3 है, तो क्या कहते हैं आप 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका नाम देते हैं आप 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, है ना बच्चों। ठीक है बेटा, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि जो भी पोजीशन होगा हेलोजन का वो नंबर हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पे भी था सेकंड पे था, तो फर्स्ट भी लिखा सेकंड भी लिखा। अब देखो बेटा फर्स्ट पे यहां 3 Cl है, सेकंड पे यहां 1 Cl है, थर्ड पे यहां पर 3 Cl है, तो हम लोग को क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखो 1,1,1 क्योंकि 3 Cl हो गया फर्स्ट पे, फिर लिखेंगे सेकंड पे है तो 2, है ना बच्चों, फिर लिखेंगे 3,3,3, है ना। तो कितने हो गए हेलोजन, 3 3 6 और 7, तो यहां लिखेंगे हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, है ना बच्चों। ये हो गया 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 1,1,2,3,3,3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, ये हो गया बेटा इसका आईयूपीएसी नंबर। ठीक है, अब बेटा दूसरा लेता हूं मैं, एरोमेटिक का लेके चलता हूं। जैसे मान लो बेटा ये Cl है ना, ये ले लिया CH,
ये ले लिया CH3 और ये ले लिया CH3, है ना। तो अब देखो हमने लिया इस पोजीशन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। तो इसमें से बच्चों ब्रांच कौन हो गया हमारा, ये, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो मेन चेन ये होगा। मतलब जो हैलाइड ग्रुप जिसके साथ जुड़ा रहेगा वही होगा मेन चेन, ठीक है। तो ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ तो ये होगा मेन चेन और ये हो गया ब्रांच, ठीक है। अब जो बेटा ब्रांच है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका जो छोटा सा कॉमन नेम और पूरा का पूरा आईपीएसी नेम, ये भी यूज होता है, और प्रॉपर आईपीएसी नेम वो भी यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर हम छोटा सा कॉमन नेम ले बच्चे, ठीक है, तो आप लोग को बच्चों ये ध्यान दे दो कि जब भी ना आप लोग को बेटा कहीं भी एक कार्बन के साथ, अगर बेटा जी अगर एक कार्बन के साथ अगर दोनों तरफ CH3 लगा रहे, है ना, तो इस पोर्शन को आप आइसो कह सकते हो, ठीक है। टोटल वैसे जितने कार्बन होंगे, जैसे कि मान लो यहां हाइड्रोजन लग गया तो आइसोप्रोपाइल कह लेंगे, है ना। अगर मान लो यहां पर बच्चे अगर कोई कार्बन CH3 लग गया तो आइसोब्यूटाइल कह लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है सॉरी, तो उसको हम आइसो कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां भी देखो बेटा C के साथ CH3 था तो ये क्या होगा, 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल कह लेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं इसको हटा देता हूं ऊपर जो लिखा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो कि क्या लिखा हुआ है ना। तो बच्चों मैं क्या लिखने वाला हूं अभी, क्या लिखूंगा इसका नाम 4, फिर लिखूंगा मैं आइसोप्रोपाइल, ये हो गया बेटा ब्रांच का। अब लिखूंगा 1 क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या सिंपली क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। एक तो मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। और मैं क्या लिख सकता हूं मैं, और जिसमें बोला कि मैं फुल का फुल जो है आईपीएसी नेम, तो देखो बेटा मोस्टली बुकों में ऐसा ही लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन देखो अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, इस ब्रांच का भी ब्रांचिंग हम लोग निकाल लेते हैं। तो कहोगे मेन चेन देखो 1 2 या 1 2 दो ही कार्बन मेन चेन बन रहा है, तो मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है ना। तब तो फिर ये ब्रांच बन जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, कहेंगे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रांच लगा हुआ है ना बच्चे। तो पहले तो ये पोजीशन है 4 वो लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कि फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो 1 मिथाइल, या 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 1 मिथाइल, और ये 2 कार्बन है मेन चेन में, है ना, तो हम लोग लिखेंगे इथाइल, क्योंकि बेशक ये है मेन चेन लेकिन है तो ब्रांच ही, इसलिए इथाइल ही लिखेंगे। और तब लिखेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों दोनों तरह से लिख सकते हो, जो भी आप लोग को इजी लगे उससे लिख लो, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा जी एक मैं लेके चलता हूं अपनी तरफ से, एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताना, मैं एक डाउट क्लास ले लूंगा अलग से आप लोग की। अब देखो बच्चों एक लेता हूं मैं, अभी तो लिया मैंने जो आपका फिनाइलिक हैलाइड था उसको लिया, अब लेता हूं बेटा बेंजाइलिक वाले का, ठीक है। तो अब जैसे देखो जैसे कहीं लिखा हुआ CH3 CH2 Cl, ऐसा कर दिया है ना बच्चों, ये मान लो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो बेटा Cl जो है ये बेंजीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा मेन चेन और बेंजीन आ गया हमारा ब्रांच में, ठीक है। तो अब कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, है ना। तो ये बेटा जो सेकंड पोजीशन पे आ गया हमारा बेंजीन ब्रांच में, तो जब भी बेंजीन ब्रांच में आता तो उसको क्या लिखते हैं लोग, फिनाइल। तो क्या लिखेंगे 2 फिनाइल क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन 2 फिनाइल क्लोरोप्रोपेन, ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब बेटा जी एक्सरसाइज से एक ले लेता हूं मैं। तो एक्सरसाइज में बेटा जी जो मुझे दिख रहा है, एक है हमारा 12th पार्ट में लेकर करवाता हूं, या फिर उससे भी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे 11th पार्ट। बेटा मैं 10.1 अपने बुक का एक्सरसाइज 10.1 का मैं एक्सरसाइज में 11th पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है। आपके बुक में 9.1 होगा तो 9.1 लिख लेना, है ना। इसका बेटा जी जो है, या 10.1 भी लिख देता हूं, जो भी बुक हो जिसके पास, है ना। इसमें बेटा जी जो है 11th क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है मेटा Cl CH2 C6H4
फिर कह रखा CH2 CH3 का होल थ्राइस, ऐसा बच्चों दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें से ये समझना है कि इसका IUPAC हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर C6H4 है, तो अगर C6H5 रहता तो इसका मतलब बेंजीन में एक ब्रांच है, C6H4 है इसका मतलब बेंजीन में दो ब्रांचेज है ना। तो देखो क्या होगा फिर, तो हमने लगा लिया बेंजीन, है ना। अब देखो बच्चों यहां पर फर्स्ट देखो मेटा पे है, तो एक तो होगा फर्स्ट पे, एक होगा थर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ उसी को पहले लिखेंगे। ये क्या कह रहा है CH2Cl, और फिर कह रखा है यहां पर CH2C, और इसके तीनों तरफ कह रहा है CH3 लगाने के लिए। तो बच्चों जो मैंने अभी सेकंड तरीका बताया था आप उससे करोगे, है ना। तो देखो क्या होगा 1 2 3, है ना। तो थर्ड पोजीशन में बच्चों ब्रांच आ गया, है ना। तो अब देखो हमारे पास बेटा जो चेन बना उसमें देखो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन तो बच्चों यही बना हमारा, है ना। और ये दोनों ब्रांचेस, तो पहले तो लिख लूंगा मैं 3। अब ये मेन चेन 3 कार्बन का, इसका तो प्रोपाइल होगा ही होगा, और सेकेंड कार्बन पे ऊपर नीचे है ब्रांच, है ना। फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे, तो ये सेकेंड पे ऊपर नीचे है मिथाइल, तो क्या कहेंगे 2,2 डाई मिथाइल, ये क्या होगा बच्चों, और ये हो गया हमारा प्रोपाइल, क्योंकि मैंने कहा है तो बच्चों ब्रांच ही, है ना। अब उसके बाद अब देखो बेटा यहां का काम खत्म, अब बेंजीन में और इसमें बात करेंगे, तो मेन चेन कौन होगा। तो आप लोगों ने कहा सर जहां फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा वही मेन चेन होगा, तो फंक्शनल ग्रुप तो CH2 के साथ लगा हुआ है, तो ये होगा हमारा मेन चेन, और बेंजीन आ जाएगा ब्रांच में। तो बेंजीन जब ब्रांच में आएगा और ये फर्स्ट पे लगा है तो सिंपली इसको फिनाइल कह देंगे हम लोग। ठीक है, अब मेन चेन क्या है क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो फिनाइल लास्ट में आ जाएगा बेटा क्लोरोमीथेन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों इसके IUPAC नेम होंगे। अब चलते हैं बच्चों हम लोग प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, देखो बेटा इसी तरह से सारे के सारे IUPAC नेम हो जाएंगे। तो जो मुश्किल वाला पार्ट था मैंने करवा दिया है, इजी वाला बच्चों खुद भी ट्राई करोगे आप लोग, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैसेज करोगे बच्चों, कमेंट करोगे, तो आप लोगों के लिए बच्चों डाउट क्लास ले लूंगा। वैसे मैं पूरा एक्सरसाइज भी डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के साथ। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा जितना इंटेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज होगा, वो सब का सब डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो अब है बेटा जी प्रिपरेशन, हम लोग अब करने वाले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, है ना। इसमें सबसे पहला बेटा फ्रॉम एल्कोहल, हम लोग एल्कोहल से किस तरह से बना सकते हैं किसी एल्काइल हैलाइड को। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चे कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि कोई एल्कोहल है, इस पर मैंने डाल दिया बच्चों HBr ZnCl2, है ना। तो होता क्या है बच्चों कि इसका OH इसका H निकल करके वाटर चला जाता है, और RBr बन जाता है, RBr प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों, इसमें जो रिएक्टिविटी होती है बेटा, वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में सबसे कम, है ना। ऐसा इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल ये होता है। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों मैं, ठीक है, जैसे कि मान लो CH3CHOH CH3 था बेटा, मैकेनिज्म दे नहीं रखा है बुक में, और ना इसका करना जरूरी, लेकिन सिर्फ समझा देता हूं कि ये क्यों आ गया। देखो बेटा H प्लस के पॉजिटिव चार्ज था, तो वो लोन पेयर देखा ऑक्सीजन पे, इस पे अटैक कर गया, तो क्या बना मॉलिक्यूल हमारा CH3CHOH2 पॉजिटिव, है ना। अब इसमें से क्या होगा बच्चों, H2O निकल जाएगा, क्योंकि H2O एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तो H2O निकल गया, पॉजिटिव चार्ज यहां रह जाएगा, तो क्या होगा ये CH3CH पॉजिटिव CH3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इस कार्बोकेटाइन के पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन कि ये Br माइनस के आने तक ये वेट करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट बना लेगा डिजायर्ड जो हमें चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि देखो बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन, चाहे ये हो या ये हो, उसके हाइड्रोजन को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम।
तो उसको वो लूज कर सकता है। जैसे इसने यहां के एक हाइड्रोजन को लूज कर दिया और बना लिया इसने CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चे, तो इसके पास दोनों ही रास्ता है। अगर ये स्टेबल होगा तो वेट कर लेगा कि ठीक है मैं 2 मिनट रुकता हूं, कोई बात नहीं, Br माइनस आएगा उसके बाद बॉन्ड बना लूंगा। अगर ये हाईली अनस्टेबल होगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फट से H+ लूज करके ये बन जाएगा, है ना। तो बेटा स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतने ज्यादा चांस है यहां पर रिएक्शन Br माइनस के साथ होने का, है ना। और आपको पता है बच्चों कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। इसलिए 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम। ठीक है बच्चों। बल्कि बच्चों अगर 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है तो हमें ZnCl2 देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधा रिएक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री में हमें ZnCl2 देना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अब देखो बेटा इसी को कहते हैं हम लोग लुकास टेस्ट। ठीक है, तो लुकास टेस्ट में क्या होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लुकास टेस्ट, है ना। तो लुकास टेस्ट बेटा जी यही होता है हमारा, है ना, जिसमें क्या कहेंगे हम लोग कि अगर हमने एल्कोहल जो है 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना, तो मैं बच्चों लिख देता हूं। देखो बेटा इस पूरे को कहा जाता है लुकास रिएजेंट, इस पूरे मिक्सचर को कहा जाता है लुकास रिएजेंट। तो बेटा क्या होगा कि अगर 3 डिग्री एल्कोहल है उस पर अगर मैंने डाल दिया लुकास रिएजेंट, तो टर्बिडिटी अपीयर्स होगा इंस्टेंटली, टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली, अपीयर्स इंस्टेंटली, है ना बच्चों। और वहीं बच्चों 2 डिग्री एल्कोहल के साथ अगर ये सब कुछ डाला तो टर्बिडिटी अपीयर्स होगा लेकिन इन 5 मिनट, टर्बिडिटी बेटा 5 मिनट में आ जाएगा। और अगर 1 डिग्री एल्कोहल पर यही सब कुछ किया तो क्या होगा, नो टर्बिडिटी, है ना। तो इसमें लिखेंगे नो टर्बिडिटी। तो केमिकल टेस्ट में बेटा जी एल्कोहल को अगर डिस्टिंग्विश करना हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को, तो हम लोग बच्चों इसको इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो बेटा हम दूसरा रिएक्शन लेके चलते हैं। एल्कोहल से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, हमारा अब एल्कोहल से हम और कितने तरीके हैं जिससे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसको दिखाते हैं और फिर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो भी करवाता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो बेटा एल्कोहल पे अगर कभी भी आपको दे देगा NaBr प्लस H2SO4, ठीक है, तब भी आप सोचो कि हमारा रिएक्शन वही होगा। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि इसमें NaBr और H2SO4, पहले रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूं। तो बच्चों इससे रिएक्शन बनता है हमारा RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O, है ना। तो ये हो गया बेटा सेकंड प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा कि होता क्या है, तो पहले NaBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और बनता है बच्चों HBr प्लस NaHSO4, है ना। और ये HBr बन जाता है ना, तब एल्कोहल के पास जाता है HBr और प्रोडक्ट बन जाता है बच्चों RBr प्लस H2O, है ना। तो ये इसी रिएक्शन का 2 स्टेप रिएक्शन हो गया एक तरह से। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं इसको जो है बेटा इससे रिलेटेड एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछ रखा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं बच्चा ना आप लोगों के साथ वो भी एक बार डिस्कस कर लूं। बेटा जी ये है आपका क्वेश्चन, देखो बेटा 10.2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देख लो 10.2 यहां पर है, जिसके पास वो 9th बता चुका हूं मैं। इसमें बेटा ये 10.2 कह लो या 9.2 कह लो। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI। ठीक है ना बच्चों, आपको कह रखा है कि एल्कोहल और KI लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें जो है क्यों नहीं बनता ये। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी 10.2 है क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट का, है ना, ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रखा है कि जब हमने एल्कोहल पे KI और H2SO4 लेते हैं तो यहां पर हमारा RI क्यों नहीं बनता। ये कह रहा है RI नहीं बनता, ऐसा क्यों, इसका रीजन दो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बच्चों क्या कहेंगे कि देखो होता क्या है,
पहले तो क्या करेगा बेटा, जैसे कि हमने NaBr और H2SO4 लिया था तो क्या किया था, HBr बनाया, तो ये भी वही करेगा। तो होगा क्या बच्चों, इसका आंसर कहां से लिखेंगे, ये देखो आप पहले रिएक्शन करवाओगे Ki प्लस H2SO4, तो यहां पर खुशी खुशी बन गया Hi प्लस KHSO4, यहां तक तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, जैसे NaBr और H2SO4 मिलकर के HBr और ये बना। अब इसके बाद क्या कह देंगे, ठीक है, कि H2SO4 एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है कि Hi को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप कहोगे सर अभी तो Br में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, I के आते ही आप कह दोगे कि इसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, ऐसा क्यों, है ना। तो देखो बच्चों, Br का साइज अगर ये है तो I का साइज ये है ना। तो हाइड्रोजन से Br के सेंटर का बीच का डिस्टेंस अगर मान लो 1 मीटर है ना, और हाइड्रोजन से आयोडीन के बीच के साइज का अगर मान लो आप लगभग 2 मीटर है, तो क्या होगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड उतना ही वीक हो जाता है। ठीक है, तो पहले भी H2SO4 ने कोशिश किया होगा HBr को तोड़ने का, नहीं टूटा होगा, लेकिन Hi का बॉन्ड लेंथ इतना तगड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि क्या हो गया, वो टूट गया। ठीक है ना, तगड़ा का मतलब यहां पर जो है लेंथ में कह रहा था मैं, वैसे स्ट्रेंथ Hi का सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे कि सिंस H2SO4 being an oxidizing agent, being an oxidizing agent, oxidizes Hi2I2, है ना। क्या करता है ये कि एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, जिससे ये बच्चों कन्वर्ट हो जाता है I2 और H2O में। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, बस यही 2 लाइन लिख दोगे, हो गया आपका, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि जब हम लोग एल्कोहल से हम एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग Ki के साथ H2SO4 को क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा कि सर Ki को जब H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं, है ना, H2SO4 लिखा है बच्चों, तो Hi प्लस KHSO4 तो बन जाता है, लेकिन H2SO4 बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज Hi2I2, फिर हम लोग ये रिएक्शन लिख देंगे और खत्म। ठीक है बच्चों, अब बेटा जी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा जी, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है हमारा वो है प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब उसमें क्या है कि जब हम लोग एल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं एल्काइल हैलाइड का, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। तब देखो बच्चों, सेकंड जो है इसका प्रिपरेशन, यानी कि हम लोग फ्रॉम एल्कोहल ही कर रहे हैं, फ्रॉम एल्कोहल ही कर रहे हैं हम लोग, एल्कोहल से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड का। तो देखो बेटा, इसमें से सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में जो अगर हमें चाहिए तो वो है एल्कोहल पर जब हम SOCl2 डालते हैं तब। जैसे SOCl2 डालते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है RCl प्लस SO2 गैस निकल जाता है, और साथ साथ HCl गैस भी जो है ये निकल जाता है। तो इससे क्या मिल जाता है हमें, ये प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन का। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर मान लो हमने एल्कोहल पे दे दिया, अगर PCl3 दे दिया तो क्या होगा, RCl हो जाएगा प्लस H3PO3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं बच्चों आप लोग को चाहता हूँ इजीली लर्न कर सको, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट है हमारा कि एल्कोहल पे अगर मैंने PCl5 डाल दिया तो क्या होगा, हमारा RCl तो बनेगा ही बनेगा, साथ साथ मिलेगा POCl3 प्लस HCl। अगर यहीं पर देखो, अगर लर्न करने में आसानी होगा, अगर POCl3 पर वाटर डाल देंगे तो H3PO4 बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक ही दूसरे का छोटा भाई बड़ा भाई है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा कि अगर एल्कोहल पे अगर मैंने डाल दिया बच्चों Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 और Cl2 दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना, तो भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये RBr बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बच्चों एल्कोहल से प्रिपरेशन, है ना बच्चों। अब बात करते हैं बेटा जी कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेकंड लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन में हम लोग बात करेंगे एल्केन हाइड्रोकार्बन, है ना। उसमें बेटा सबसे पहला पार्ट आता है हमारा
फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। ओके बच्चों, तो इसमें बच्चों दो तरीके से मैं रिएक्शन बताऊंगा। एक तो बताऊंगा मैं कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो कि CH3, ये इसको ऊपर ही लिख देता हूं मैं, रुको। देखो बच्चों, हम लोग इसमें दो तरीके से हम लोग बेटा एल्केन को कंटिन्यू करने वाले हैं कि एल्केन से हम किस तरह से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। तो देखो उसमें दो तरीके का आपको जो है करना पड़ेगा। उसमें से पहला पार्ट होता है कि किसमें हम किसको हम प्रायोरिटी देंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को प्रायोरिटी देंगे, है ना। जैसे बेटा फर्स्ट है हमारा कि अगर मान लो CH3 CH2 CH3 है, अब इस पर बेटा जी Cl2 डाल दिया मैंने, या तो सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी रेज के प्रेजेंस में, या हीट में। ये सारा का सारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती। देखो ये बेटा कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, तो अगर इसका हाइड्रोजन हटके Cl आ जाएगा तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये 2 डिग्री कार्बन है, इसका हाइड्रोजन हटके हैलाइड आएगा तो 2 डिग्री हैलाइड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा, तो CH3 CH Cl CH3 प्लस में आ जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 Cl, है ना। तो बच्चों क्या होगा हमारा, ये जो है मोर प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी जो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री में, उससे कम होता है 2 डिग्री, उससे कम होता है 1 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बेटा जी सेकंड जो है कि जैसे कि मान लो मैंने नॉर्मल मीथेन ले लिया, है ना, इस पर मैंने Cl2 अगर एक्सेस में ले लिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों, पहला एक Cl2 से बन जाएगा ये CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास Cl2 एक्सेस है तो फिर से Cl2 से रिएक्ट कर देंगे हम इसको, है ना। तो बच्चों हर बार ये क्या है, फ्री रेडिकल है, तो हम देख सकते हैं HNu, UV, हीट, इस तीनों में से कोई भी चीज डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक और हाइड्रोजन निकलेगा, मॉलिक्यूल बनेगा CH2 Cl Cl, है ना, मतलब 2 Cl आ गया, ठीक है, प्लस HCl। आप चाहो तो इस पर फर्दर लगा दोगे Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों, CHCl3, है ना, प्लस HCl। और बच्चों इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। अब बच्चों अगर मान लो इस पर फर्दर Cl2 मैंने डाल दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये आ जाएगा हमारा बच्चों। जब तक हाइड्रोजन होगा निकलता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब कहोगे कि ये हमारा रिएक्शन किस काम का आता है, तो देखो अगर बेटा फ्यूचर में आपको जब भी मैं कहूंगा कि एल्केन से एल्कीन बनाना हो या एल्काइन बनाना हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड पे जाना हो तो एक HCl निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ एक Cl चाहिए। कभी आपको सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो वहां 2 HCl एक साथ आपको निकालना पड़ेगा कन्वर्जन में, तो उसके लिए 2 Cl पहले आपके पास होना चाहिए। तो जब आपको एक Cl चाहिए एल्काइल ग्रुप में तब आपको सिंगल Cl2 डालना पड़ेगा, है ना। अगर आपको 2 Cl चाहिए सेम मॉलिक्यूल में तो आपको 2 Cl2 यहीं पे डालना पड़ेगा, है ना बच्चों, तब जाके 2 Cl आएगा, ठीक है। मैं इसमें कन्वर्जन करके बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया एल्केन का। अब बात करते हैं बच्चों एल्कीन का। तो एल्कीन में भी बच्चों दो तरीके के रिएक्शन है। पहला रिएक्शन ये है कि जो ब्रोमीन वाटर जो होता है वो डिकलराइज हो जाता है जब हम किसी भी एल्कीन एल्काइन से उसको रिएक्ट करवाते हैं, है ना। तो लेते हैं बेटा जी फ्रॉम एल्कीन, उसमें देखो बेटा फर्स्ट जो है हमारा कि जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इस पर मैंने Br2 डाल दिया तो जो ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, ठीक है, और प्रोडक्ट बन जाता है हमारा CH2Br, है ना। बल्कि अभी आप लोग ऐसा लिख लेते हैं CH2, क्योंकि बेटा यहां पर ट्रांस बनता है, लेकिन फिर आपके दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन कि सर ट्रांस क्यों होता है ना। तो मैं उससे अच्छा ये लिख देता, तो मैं यहां कह दिया बेटे, है ना, कि अगर देखो एक्चुअली बनता ये इस तरह से है CH2Br, है ना। लेकिन बच्चों मैंने सोचा कि चलो आप लोग याद रखना फिलहाल रिएक्शन को, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बेटा ना जब पढ़ाया जाता है आपको 11th में तब ये चीज बताई जाती है कि इसमें ट्रांस एडिशन होता है। Na लिक्विड अमोनिया के साथ भी जब हम लोग एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो वहां भी ट्रांस एडिशन आता है, ठीक है। तो वो सब चीजें बेटा 11th में बता चुका हूं मैं, तो मैं शॉर्टकट फिलहाल बताता हूं कि बेटा Br2 जब डालेंगे तो एक Br इस कार्बन पे एक Br इस कार्बन पे जाएगा तो प्रोडक्ट बन गया सिंपल वे में ये, ठीक है बच्चे। तो यहां पर है कि ब्रोमीन वाटर डिकलराइज हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे।
तो आपको ध्यान रखना है बच्चे कि जब भी कोई कंपाउंड के बारे में आपको कहा जाए कि कंपाउंड ए डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, तो इसका मतलब आप मान के चलो कि उस मॉलिक्यूल में कोई न कोई या तो डबल बॉन्ड है या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड है। इस दोनों के रहते हुए ही सिर्फ डिकलराइज होगा, अदरवाइज डिकलराइज नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी क्या है, बेंजीन रिंग का, कि अगर बेंजीन रिंग की बात करेंगे तो बेंजीन रिंग डिकलराइज नहीं करता ब्रोमीन वाटर का। तो कहोगे उसमें भी तो डबल बॉन्ड होता है, तो बच्चों उसका डबल बॉन्ड जो है एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है वो, इसीलिए वो डिकलराइज नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा जी सेकेंड पार्ट जो इसका है, जो आप लोगों ने बेटा जी 11th पढ़ा होगा। जैसे कि हम अनसिमेट्रिकल एल्केन लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर बच्चों में अगर HBr डाल दूं, है ना, तो क्या होगा कि बच्चों जब कोई या दो ऑप्शन आता था, या तो पेरोक्साइड का आता था या बिना पेरोक्साइड का आता था। ठीक है, मैं उसको भी लिख ही लेता हूं। मान लो सेम मॉलिक्यूल ले लिया बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, है ना, और यहां पर डाल दिया बेटा जी मैंने पेरोक्साइड। ठीक है, तो इस केस में होता था बच्चों एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल कहता था रिच गेट पुअर और पुअर गेट्स रिचर। मतलब जैसे देखो H और Br को ऐड किस में कर सकते हैं, या तो इस कार्बन में या फिर इसमें, सिर्फ इसी दोनों में कोई ऐड होगा। तो इसमें क्या होता था, रिच गेट्स पुअर, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पेरोक्साइड के केस में प्रोडक्ट बनता था हमारा CH3 CH2 CH2 Br। तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हो कि ये एंड में आता है। दूसरी तरह से आप ये सोच सकते हो, है ना, कि जहां पर हमारा कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा वहीं पर जाएगा Br हमारा जब पेरोक्साइड होता है। ठीक है, अब इसको और एक्सप्लेन करता हूं। इसमें देखो बच्चों, यहां पे लगता है मार्कोनी कॉप्स रूल, है ना। मार्कोनी कॉप्स रूल में क्या कहते हैं कि रिच गेट्स रिचर और पुअर गेट्स पुअरर, है ना, क्योंकि बेटा H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन जो है वो उस हाइड्रोजन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहां पे चला जाएगा बच्चों हाइड्रोजन और यहां पे चला जाएगा हमारा Br। लेकिन क्यों, इस चीज को बच्चों 11th में भी आप लोग को डिस्कस कर दिया था, और यहां भी थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, कि मैंने कहा ना बच्चे कि देखो H प्लस, मैं थोड़ा सा बच्चों इसको डिटेल में देता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, H प्लस, है ना। तो देखो बच्चे इसके पास दो ऑप्शन, या तो इस पे जाएगा या इस पे जाएगा। तो जब H प्लस इस पर अटैक कर जाएगा तो H तो इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, है ना बच्चे। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH प्लस CH3, है ना। और अगर H प्लस बच्चों अगर इस पर चला जाएगा तो सेकेंड मॉलिक्यूल बनेगा, इसे फर्स्ट मॉलिक्यूल कह देता हूं मैं। और इससे मान लो H प्लस ने इस पर अटैक किया तो H चला जाएगा इसके पास और पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो सेकेंड मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, आप लोग बताओ कि इन दोनों कार्बोकैटायन में मोर स्टेबल कौन है ना। तो पहली बात बेटा जी, तो मोर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की जब चेक करनी होती है तो उसका दो तरीका होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। ठीक है, जिसके पास जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम वो कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये देखो बेटा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, इसके जस्ट बाद ये भी कार्बन है और इसके जस्ट बाद ये भी कार्बन है, तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम हो गए, 6। ठीक है, दूसरी बात यहां देखो, इसके जस्ट बाद क्या है बेटा कि ये सिर्फ कार्बन है। ठीक है, तो इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम, सिर्फ 2, इसलिए क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली ये क्या होगा, लेस स्टेबल, है ना, और ये होगा हमारा मोर स्टेबल। ठीक है, अब आप कहोगे कि फिर हमें मोर स्टेबल की जरूरत ही क्यों है, लेस स्टेबल हो या मोर स्टेबल हो, Br माइनस को जाकर उस पर अटैक करना है। तो बच्चे देखो, जो लेस स्टेबल होता है उसका कोई भरोसा नहीं, ये क्या कर सकता है कि बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन लूज करके वो कभी भी एल्कीन बन सकता है, लेकिन जो मोर स्टेबल है ये वेट करेगा Br माइनस के आने तक, है ना। जैसे कि आपके सर पे अगर बहुत ज्यादा वजन दे दिया जाए तो क्या करोगे, अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो कहोगे चलो कोई बात नहीं 10 मिनट हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके कंट्रोल से ज्यादा वजन आपके ऊपर हो तो फिर क्या करोगे, आप वेट तो करोगे नहीं, देन क्या करोगे, आप उस वेट को वहीं पर पटक दोगे, फिर चले जाओगे। तो वही चीज होता है, ये अनस्टेबल होता है जो, उसके पास ये चांस होता है कि बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन लूज करके एल्कीन बना ले वो, है ना। तो वो इसीलिए Br माइनस इधर नहीं आकर के, प्रेफरेबली वैसे आता है कुछ परसेंट में यहां भी आता है,
लेकिन प्रेफरेबली इसी पे जाता है, इसलिए बेटा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बच्चे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि अगर इस सिचुएशन के बाद उसके पास अगर दूसरा रीअरेंज करके और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है तो वो भी कर लेता है, तो वो बच्चों दिखाऊंगा। उसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है एल्कोहल वाले चैप्टर में, एल्कोहल फिनॉल जो चैप्टर है उसमें उस तरह का एग्जांपल है, तो वहीं करवा दूंगा मैं। फिलहाल बच्चों मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा बर्डन ना लो, बस समझ जाओ इसको। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या हुआ बेटा कि रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था वहां हाइड्रोजन गया, जिसके पास कम हाइड्रोजन था वहां बीआर गया। और इसमें एंटी मार्कोनिक लगा कि जो रिच था वो बन गया पुअर, उसके पास बीआर चला गया, और जो पुअर था जिसके पास कम हाइड्रोजन था उसके पास हाइड्रोजन आ गया, है ना। तो ये होगा बेटा, ये कब होगा, जब पेरोक्साइड होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब चलते हैं हम लोग किसी जो एरोमेटिक है हमारा, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो एक आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, जो बेंजीन रिंग वाले हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्यों इलेक्ट्रोफिलिक ही करते हैं ये चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आगे। ठीक है, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो करता है ये, जैसे कि मान लो बेंजीन के ऊपर में अगर पहले से कोई CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो अगर मैंने इस पर डाल दिया बच्चों Br2 डाल दिया, इन प्रेजेंस ऑफ आप चाहो तो AlCl3 लिख सकते हो, FeBr3 लिख सकते हो, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों कि ये जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ले आता है, और ये जो Br2 है इसका टूट जाता है बेटा Br+ और Br- में, तो सिर्फ Br+ वाला ही बेंजीन पे अटैक करता है। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज जो Br+ आयन आता है वो क्या करता है, जिस भी जगह जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को निकाल देता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये भी आपने पढ़ रखा होगा 11th में। ठीक है, क्योंकि ये +R इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, तो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो हम बच्चों दोनों लिख लेते हैं, और दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, बट मोस्टली जो होता है पैरा वाला होता है इसका मेन प्रोडक्ट, CH3Br प्लस CH3Br, है ना बच्चों। ये हो गया ऑर्थो और ये क्या हो गया, पैरा, है ना बच्चों। तो अब देखो बच्चा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये है बेटा जी हमारा सैंड मियर रिएक्शन। ठीक है, सैंड मियर रिएक्शन। तो देखो बेटा, सैंड मियर रिएक्शन जो है, आगे बताने से पहले मुझे एक चीज पहले बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि सैंड मियर रिएक्शन बेटा हमें चाहिए होगा N2 + Cl-। ठीक है, तो बेटा कैसे N2 + Cl- आएगा, तो देखो पहले हम लोग NO2 पर हम डालते हैं बेटा Sn + HCl, या फिर Fe + HCl भी कोई डाल सकता है। तो बेटा क्या है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये हाइड्रोजन का H2 अटैक करता है NO2 पर, तो एक H2 से बन जाता है NaOH, फिर से एक H2 डालते तो बन जाता है NH2, जिसको क्या कहते हैं हम लोग। अभी तक बेटा सैंड मियर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज बताना जरूरी था, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनिलीन। ठीक है, ये क्या था हमारा, नाइट्रोबेंजीन। दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन, दिस इज योर एनिलीन। अब बेटा जी इस पर क्या करेंगे हम लोग, NaNO2 + HCl डाल देंगे, और टेम्परेचर रखेंगे 0 डिग्री टू 5 डिग्री सी। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सी तक टेम्परेचर रखेंगे, तब बनेगा हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, N2 + Cl-। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसको ऐसा करता हूं यहां तक, क्योंकि ये सैंड मियर रिएक्शन हुआ नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, ये है बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, अब बेटा जी N2 + Cl- बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। दिस इज योर बेंजीन
डायाजोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद से सेंडमियर रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन अमाइन वाले चैप्टर में, और वहां तक जाते जाते आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मास्टरी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूं आप लोग को। देखो बच्चों, तो देखो हमारे पास बेटा जी जैसे N2 प्लस Cl माइनस हो जाएगा, इस पर अगर बेटा जी मैंने Cu2Cl2 डाल दिया तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर मान लो Cu2Br2 डाल दिया, ये बेटा जी B लिखा है Br2, इससे क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इस पर डाल दिया Ki तो क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। ठीक है, इस पर बच्चों HbF4 डाल दिया, HbF4 डाल दिया तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों यूज होगा हमारा इन दोनों का इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन अमाइंस में जाकर के हमें इन सब की भी जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा जी एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन। अब बच्चों हम लोग आगे जो है कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बुक में, तो वो पहले हम लोग बार डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। लेकिन बेटा इसमें एक चीज मिस हो गया है, वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो उसको बेटा करवा लेते हैं फिर। ठीक है, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है बच्चों, वो खास करके एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो अभी जो बेटा आपने प्रिपरेशन किया था एल्केन से एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड का, है ना, मैं एक बार फर्दर बताता हूं आपको। जैसे देखो अभी बेटा मैंने आप लोग को बताया था CH4 पर अगर मैं X2 डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होता था? CH3X प्लस HX बनता था। तो इसमें X हम लोग लेते थे बेटा Cl और Br, है ना, आयोडीन नहीं लेते हैं, फ्लोरीन भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बच्चों अगर आपने जो है आयोडीन ले लिया इसके साथ, ठीक है, वही HNu है यहां पर, है ना, तो बेटा जी इससे बन तो जाएगा आपका CH3I प्लस HI, लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर से ये CH3I HI से रिएक्ट करके वापस जो है एल्केन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें तो इसको बना के रखना है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करो इसमें HiO3 डाल देते हैं, जो HiO3 इसको खा जाता है, जितना ये प्रोड्यूस होता जाता है उसको एब्जॉर्ब करता जाता है। ठीक है, तो ये बचता ही नहीं है, तो CH3 वापस कैसे जाएगा? पहला तरीका। या अभी हम लोग करने वाले हैं बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज है बेटा कि जैसे कि CH4 पर अगर मैं F2 डालता तो ये बन जाता CH3F प्लस HF, लेकिन ये काफी वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों रिएक्शन को डायरेक्ट करने की बजाय हम लोग इसको इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आयोडाइड के लिए भी और फ्लोराइड के लिए हम लोग अलग से पढ़ते हैं रिएक्शन, उसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आयोडाइड के लिए आता है रिएक्शन हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो पहले टॉपिक डाल देते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें बेटा जी फर्स्ट है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चे कि एल्काइल हैलाइड है आपके पास, जिसमें से X हो सकता है या तो Cl हो या Br हो, है ना। इस पर जैसे हम लोग NaI डालते हैं तो ये बन जाता है Ri प्लस NaX, है ना बच्चों। इसमें जो Ri मिलता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कर लेते हैं एसीटोन पे, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि NaI के साथ साथ एसीटोन भी लिख देता है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अगर इसके लिए आपको कहा जाएगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो कि फिंकलस्टीन रिएक्शन इज द रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड। जो रिएक्शन दिख रहा है उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि फिंकलस्टीन रिएक्शन इज द हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन वेयर क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड
कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख लेंगे। अब बेटा जी नेक्स्ट जो है इसका वो है स्वार्ट्स रिएक्शन, जो बच्चों यूज होता है हमारा फ्लोराइड्स के लिए। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या आएगा, देखो बेटा इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेटल फ्लोराइड डालेंगे, चाहे AgF डाल दें या Hg2F2 डाल दें, है ना, जहां X क्या था हमारा Cl और Br, है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों RF बन जाता है। और यहां पर आपने जो Ag लिया है तो AgX, ठीक है, या फिर Hg2X2, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए बेटा जी कहा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्वार्ट्स रिएक्शन, तो क्या लिख देंगे हम लोग कि स्वार्ट्स रिएक्शन इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन वेयर एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ मेटल फ्लोराइड्स गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है बच्चों, तो जैसा रिएक्शन है उसको उसी हिसाब से हम लोग नेम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बेटा जी चलते हैं हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखो बेटा जी मैं हर एक चीज आपको करवाऊंगा, चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो पूरे बने रहो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, तो बेटा चलते हैं हम लोग, ये बुक में 10.2 है, 10.2 से स्टार्ट है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग बेटा जी चेक कर लेना, जो नई वाली बुक होगी वो होगी 9 में। ठीक है, यानी कि 9.2 9.3 इस तरह से हो सकता है वो। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा जी इसमें से बेटा 10.2 तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले, है ना, याद है बेटा, क्वेश्चन था कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI, तो उसको मैंने करवा दिया था बच्चों, क्योंकि वहां H2SO4 जो था एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट करता था, इसीलिए नहीं करते थे। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन है बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो पहले बेटा 10.3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर जो बच्चों ने बेटा जी वहां पर तक नहीं ध्यान दिया होगा उसके लिए छोटा सा मैं लिख देता हूं कि क्या होगा बेटा ना, इसमें KI पर जब हम लोग H2SO4 डालते हैं तो बन जाता था बच्चों HI प्लस KHSO4, है ना। फिर क्या करते थे बच्चों कि ये जो HI आता था उसको H2SO4 एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था, जिससे बन जाता था H2O प्लस I2, है ना। तो उसमें हम लोग कहते थे कि सिंस H2SO4 being an oxidizing agent oxidizes HI to produce I2. That's why KI is not used with H2SO4 for the preparation of alkyl iodide. ठीक है बच्चों, तो बेटा जी आप 10.3 कर लेते हैं। 10.3 में क्या बेटा, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। बेटा जी आपको कह रहा प्रोपेन आपको दे रहा हूं मैं, उसमें आप 2 हैलोजन लगा करके बताओ कि कितने तरीके से आप 2-2 हैलोजन को लगा सकते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर दोनों के दोनों हैलोजन यहां लगा सकते हैं, दोनों के दोनों हैलोजन यहां लगा सकते हैं, है ना बच्चों, 2 मॉलिक्यूल हो गया। अब हम एक यहां लगा लें, एक यहां लगा लें, 3 हो गया। अब एक यहां लगा लें और एक यहां लगा लें तो 4 हो गया, है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बच्चों, पहला तो आप लोगों ने कहा कि CH Cl2 CH2 CH3, दूसरा आप लोगों ने कहा कि CH3C Cl2 CH3, है ना बच्चों। तीसरा कहा आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में तो CH2Cl CHCl CH3, चौथा कहा आपने CH2Cl CH2 CH2Cl, है ना बच्चों। तो ये जो है 4 डिफरेंट जो है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बन सकता है बच्चों। ठीक है, अब बेटा चलते हैं 10.4 पे। 10.4 में बेटा जी क्या कह रहा है आपको कि अमोंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स। तो बेटा कह रखा है C5H12 के पहले आइसोमर्स बनाओ, तो आपने कहा सर ये तो पेंटेन होगा, है ना, तो ठीक है। अब देखो CH3 CH2 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 CH3, है ना बच्चों, ये होगा नॉर्मल पेंटेन। अब एक ब्रांच ले लेते हैं लाइक CH3 CH CH3 CH2 CH3, है ना बच्चों। और एक और पॉसिबिलिटी है बेटा, क्या बन सकता है वो लास्ट, ये क्या होगा, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3 और इधर भी CH3,
ठीक है। तो फर्स्ट कह रखा सिंगल मोनोक्लोराइड। तो बच्चों इसमें से बताओ आप, देखो जाहिर सी बात है हर जगह से क्या होगा, मोनोक्लोरिनेशन करने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन हटा करके एक Cl को लगाना, है ना बच्चों। तो आप कहोगे सर जगह हर जगह जहां जहां हाइड्रोजन दिख रहा है वहां पर लगा के देख लेंगे, है ना। तो बिल्कुल बेटा जी ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो जैसे देखो सबसे नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें अगर आप यहां पर H हटा के Cl लगाते हो तो मेन चेन हो जाएगा बच्चों U। तो नाम क्या होगा ये, 2,2 डाइमिथाइल क्लोरोप्रोपेन, है ना। अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया तो मेन चेन हो गया ये। तो फिर क्या कहोगे, 2,2 डाइमिथाइल क्लोरोप्रोपेन, तब भी सेम ही नाम रहा, है ना। चाहे कहीं भी लगा लो, कहीं भी लगाओ, यहां लगाओ Cl तब भी वही नाम, यहीं लगाओगे Cl तब भी वही नाम, है ना। तो इससे क्या बन सकता है, सिर्फ एक तरह का बन सकता है ना बच्चे। तो मैं बेटा जी इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो बेटा जी, ये बेटा 10.4 का ही पार्ट कर रहा हूं मैं। तो इसमें बेटा कहीं भी लगाओ वो सब क्या होगा, एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना बच्चे। तो सिंगल जो मोनोक्लोराइड हमें लेना है CH3C CH3 CH3 CH2Cl, इसके अलावे बच्चों कोई नहीं बन सकता, दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसका जो आईपीएस है, अगर यहां Cl लगा दोगे तब भी मॉलिक्यूल वही रहेगा। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा में कह रखा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब बाकी बेटा ये तो हो गया हमारा, है ना, ये तो हमारा हो चुका है। अब देखो इन दोनों में बताओ बच्चों कि 3 तरीके का मोनोहेलाइड्स किसमें लग सकता है। मतलब देखो बेटा, इस सब में जितने भी हैं कार्बन है उस सब में से हाइड्रोजन हम लगाएंगे, है ना, और देखेंगे कि किसमें 3 डिफरेंट तरीके का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर मान लो यहां पर Cl लगा दिया आपने तो नाम क्या बन जाएगा इसका, 1 क्लोरो और पेंटेन। यहां पर Cl लगा दिया तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन। यहां पे लगा दिया तो क्या बन जाएगा, 3 क्लोरो पेंटेन। और यहां लगाया तो फिर से 2 क्लोरो पेंटेन, यहां लगाया तो 1 क्लोरो पेंटेन। यानी कि इसमें क्या हो सकता है बच्चों, 3 तरीके का बन सकता है ना। इसमें जो बेटा 3 तरीके का बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, CH3 CH2 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 CH2Cl, है ना। दूसरा क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH2 CH2, है ना, 1 2 3 4। तो बेटा यहां पर एक हाइड्रोजन लेके Cl लगा देते हैं, यहां हो गया हमारा CH3, ठीक है। क्लियर है बच्चों। क्योंकि मैंने कहा पहले हम एक कार्बन इधर लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे। और तीसरा क्या हो सकता है, मतलब इसी वाला पार्ट में बेटा जी नेक्स्ट क्या हो सकता है मॉलिक्यूल, जब हम इस पे लगा देंगे Cl तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। तो देखो तीनों के तीनों बेटा डिफरेंट है ना। तो हमसे कह रहा था कि बताओ कि इसमें से कितने तरीके से बन सकता है, 3। इसमें से किसमें से 3 डिफरेंट टाइप के बन जाएंगे, तो बता दिया बेटा जी। अब इसमें देखो बेटा 4 तरीके से बन जाएगा, कैसे, तो देखो अगर आपने यहां लगाया तो क्या क्या बनेगा, CH2Cl CH CH3 CH2 CH3। दूसरा CH3 अगर यहां लगा दिया Cl तो एक अलग मॉलिक्यूल बन गया। अगर यहां Cl लगाया तो भी एक अलग मॉलिक्यूल बन जाएगा, CH3 CH CH3, ठीक है। CH2 की जगह बेटा CH1 लगाएंगे और एक Cl लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बन जाएगा बच्चों जब इस पर लग जाएगा, है ना। तो क्या लगाएंगे, CH3 CH CH3 फिर CH2 फिर CH2Cl, है ना बच्चों। तो इसमें क्या होगा, 4 डिफरेंट तरीके का बन जाएगा। ओके बच्चों। तो बेटा जी कह रहा था एक तरीके वाला, तो वो कौन होगा, ये फॉर 1 ओनली। इसमें कितने बन गए, 4 तरीके के। इसमें कितने बन गए, 3 तरीके के, है ना। और 4 को रोमन की जगह पे बेटा वैसे लिख देता हूं मैं, है ना, कि इसमें बन गए हमारे 4 तरीके के, ठीक है ना बच्चों। और इसमें सिर्फ 1 तरीके के बने, ठीक है बच्चों। तो ये होगा बेटा जी हमारा 10.4। अब बच्चों 10.5 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों 10.5 करते हैं हम लोग।
तो बच्चों 10.5 में देखेंगे हम लोग। बेटा इसमें क्या है कि बहुत सारे रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं बच्चों कि आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। तो बेटा इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देखो बेटा, मैंने पहले आप लोग को बता रखा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। इसमें बेटा जी ये क्या होता है, हमारा एलाइलिक कार्बन है ना, और ये दोनों के बारे में बताया था कि क्या होता है, ये विनाइलिक है ना। फिर बोला था जैसे ये होता है वैसे ही होता है बच्चों हमारा बेंजीन में जितने कार्बन होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, फिनाइलिक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों बेंजीन के ऊपर में अगर कोई लग गया कार्बन तो वो होता है बेंजाइलिक कार्बन है ना, जैसे कि CH2 लग गया तो ये क्या हो गया हमारा बेंजाइलिक, ठीक है। तो देखो बच्चों एलाइलिक और बेंजाइलिक लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, और विनाइलिक है ना और फिनाइलिक ये तीनों जो है एक जैसी प्रॉपर्टी करता है, ये तो पहले बता चुका हूं। अब क्या प्रॉपर्टी है तो बच्चों देखो, एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कब होता है बच्चों, जब हीट सनलाइट यूवी रेज देते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल बताता हूं बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैंने डाल दिया Cl2, एक बार मैंने लिख दिया डार्क, और एक बार यही सब कुछ लिखा मैंने, मॉलिक्यूल सेम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, इस पर लिख लिया बेटा जी HNu लिख दिया या यूवी रेज लिख दिया या हीट लिख दिया है ना। तो देखो सेम रिएक्टेंट है। अब देखो दो अलग अलग सिचुएशन, देखो क्या क्या बनेगा। तो जब भी बेटा डार्क की बात हो रही है तो वहां पर होगा एडिशन रिएक्शन, तो ये डबल बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है ना, और वहां पे आ जाएगा बच्चों हमारा CH3 CHCl है ना, सिंगल बॉन्ड, मतलब Cl इसके साथ लग गया बेटा, ब्रांच में कह सकते हो, ठीक है। तो CH3 CHCl है ना, सिंगल बॉन्ड CHCl CH3 है ना बच्चों। तो ये सिर्फ क्या हुआ कि दोनों पर एक इस पर Cl चला गया, एक इस पर Cl चला गया, ये टूट गया कब, जब डार्क में होगा। लेकिन जब भी सनलाइट और हीट या यूवी रेज दे रखा होगा तो ऐसे सिचुएशन में हमें ढूंढना पड़ेगा एलाइलिक या बेंजाइलिक है ना। तो देखो बच्चे एलाइलिक कार्बन ये है, तो इसका हाइड्रोजन हटेगा, Cl आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा, वहां Cl आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट की बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन में कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने आपको अलग से करवा दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नहीं तो दोबारा आप लोग देख लेना बेटा, ठीक है। तो मैं बच्चों 10.5 को मैं अब करवाता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों 10.5 में जो भी क्वेश्चन है उसमें से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर ये एलाइलिक और बेंजाइलिक के कंसेप्ट लगने थे, इसीलिए मैंने उसको पहले से बता दिया आपको। अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन पे। तो देखो बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन है 10.5 का, इसमें कह रखा है OH पर अगर मैंने SOCl2 डाल दिया है ना तो क्या होगा बच्चों, आपने बेटा पढ़ा है ना कि SOCl2 डालते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म में एल्काइल हैड मिलता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ ये आ जाएगा हमारा Cl है ना, ये आ जाएगा प्लस SO2 प्लस HCl निकल जाता है ना बच्चों, ये सब बता चुका हूं मैं पहले भी, SO2 प्लस HCl बताया था, ये सब वेपर फॉर्म में निकल जाता है ना। तो यहां कंप्लीट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ हमें जो है ना कंप्लीट करना होता है रिएक्शन को। देखो अब है बेटा जी सेकंड जो है हमारा, यहां पर है CH2 CH3 और यहां पर डाल दिया बेटा Br2, ठीक है, और यहां पर दे रखा है उसने हीट और यूवी लाइट, ठीक है। तो यूवी लाइट ऊपर लिख देता हूं और हीट को नीचे लिख देता हूं, ठीक है, और यहां उसने NO2 लगा दिया। तो अब आप लोग बच्चों देख रहे होंगे कि हीट और सनलाइट है, तो आप लोगों ने क्या कहा था सर, जब भी हीट और सनलाइट होगा तो हम ढूंढेंगे मॉलिक्यूल में एलाइलिक या बेंजाइलिक। तो बेटा यहां तो एलाइलिक तो होगा नहीं, बेंजीन वाला रिंग है, तो क्या बनेगा बेटा बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, तो कहोगे सर डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला, तो डबल बॉन्ड तो ये कार्बन है ना, इसके जस्ट बाद कौन होगा ये, तो इसका हाइड्रोजन हटेगा, वहीं पे Br आ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा हमारा CH Br CH3 है ना, NO2 प्लस साइड में जो निकला HBr हम चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, मर्जी हो ना भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है बच्चों।
थर्ड, अब थर्ड कह रखा है कि CH2OH है बेंजीन पे, और इस पर डाला है उसने HCl और हीट कर दिया। देखो बच्चों क्या होता है ना कि आपने बेटा अभी पढ़ा था एल्कोहल पे जब हम HBr डालते हैं तो एल्कोहल का OH HBr के H के साथ मिलके वाटर निकाल देता है और जुड़ जाता है ना बच्चों। जैसे इसका OH इसके H के साथ वाटर बना के निकल जाएगा और ये CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस OH का बच्चों कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां जो OH आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड में, वो एक्चुअली सिंगल बॉन्ड में नहीं है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड में है, ठीक है। कहोगे सर कैसे? तो यहां पर ना बच्चों इसके पास लोन पेयर है ना, जिस लोन पेयर के कारण जब रेजोनेंस में जाता है तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो यही पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, सिर्फ ये बॉन्ड टूटेगा हमारा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? ये बना हमारा CH2Cl, ठीक है बेटा, प्लस H2O लिख देंगे और यहां पर जो था हमारा OH वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब फोर्थ में बेटा जी है हमारा HI मॉलिक्यूल को में ऐड करेंगे हम। तो बच्चों मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक आप लोग को बता रखा है मैंने। कह रहा है HI डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो बेटा जब भी एल्कीन पे मैंने कहा HBr ऐड करते हैं या HI ऐड करेंगे, HCl ऐड करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा जब पेरोक्साइड ना हो तो क्या देखना पड़ता है बच्चों कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे आई जाएगा हमारा यहां पर, ठीक है बच्चों। तो बेटा जी देखो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन पे है तो हम अलग से चेक कर लेते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। आपको समझाने के लिए बच्चों ये कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन ये करना जो है जरूरी नहीं है एग्जाम में। तो मान लो बेटा या तो ये कार्बन है ना, या फिर दूसरा कार्बन कौन होगा, ये वाला कार्बन। तो देखो बच्चों हमने क्या कहा था बच्चों, ठीक है, कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम चेक करो। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जिस जगह पे कार्बन पे बच्चों जो है, जिस जगह पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन देखते हैं, उसके बाद जितने हाइड्रोजन वो सारे होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो अभी मान लो बेटा जी ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जस्ट बाद कौन सा कार्बन हुआ, ये, और जस्ट बाद कौन सा कार्बन हो, ये। तो ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन हम चेक करते हैं। तो पहले यहां की बात करते हैं। देखो यहां जो कार्बन है उसके पास 3 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है, तो उसको तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहां पर देखो बच्चों 1 2 दो ही बॉन्ड बना रखा है, तो इसका मतलब 2 और हाइड्रोजन चाहिए। तो यहां से इसको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, यहां से 1 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने मिल गए इसको, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम्स मिले। और यहां देखो बच्चों इसके जस्ट बाद ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन के पास बेटा 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2, इसके पास 2, तो क्या हो गया 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम्स आ गए। तो बेटा बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, राइट वाला। तो आप लोगों को क्या बोला है कि जब पेरोक्साइड नहीं होगा तो आई वहां जाएगा जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, है ना बच्चों। तो कहां जाएगा बच्चों, ये। तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ये CH3 था तो यहीं पे बेटा जी आई लग जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा, मैं बाकी पोर्शन को हटा देता हूं। ओके बच्चों ये हो गया बेटा। अब एक है बेटा जी 5th, अच्छा 2 बचा हुआ है तो मैं इसको बेटा जी रब कर देता हूं, ठीक है। देखो बेटा 5th जो है, जो आप जानते हो अभी अभी हमने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा था, इसमें मॉलिक्यूल है CH3CH2Br, CH3CH2Br। इस पर बच्चों अगर हमने NaI ले लिया है ना तो क्या बनेगा। तभी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि सर क्लोराइड और ब्रोमाइड अगर रहेगा उस पर अगर NaI डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl या Br हट करके क्या होगा, I आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बन जाएगा हमारा CH3CH2I, है ना बच्चों, प्लस NaI लगा देंगे, NaI लिया था तो NaBr, ठीक है। अब देखो बेटा जी लास्ट
इसका जो था इसमें क्या कह रखा है कि एक साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, उस पर Br2 दे रखा है और हीट कहने के लिए कर रखा है, साइक्लोहेक्सीन। बेटा जी यूवी रेज दे रखा है, हीट दे रखा है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर जब भी हमें हीट यूवी रेज देगा तो हम देखेंगे कि एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन है कोई, है ना। तो देखो बेटा ये डबल बॉन्डेड है तो इसके जस्ट बाद ये कार्बन हो गया एलाइलिक, ये कार्बन भी हो गया एलाइलिक। तो ऐसे में क्या होता है, हीट सनलाइट रहता है तो एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पर Cl या Br आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से Br आ जाएगा इस पे, और डबल बॉन्ड के इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, चाहे वहां लग जाए या यहां लग जाए, दोनों सेम ही होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी। अब चलते हैं बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो देखो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो देखो बेटा हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड, ठीक है ना, हेलो एरीन, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, यही सब कुछ आता है ना। तो देखो हम लोग कर सकते हैं अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद मैं वीडियो का पार्ट 1 वहीं से लेकर के पार्ट 2 में करवा दूंगा आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज से आगे, ठीक है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा बहुत सारे एनसीईआरटी के जो है ना क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखो बच्चों, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है बेटा कि देखो होता क्या है, पहला प्रॉपर्टीज पहले बोल लेता हूं फिर लिखूंगा, ठीक है। कि एल्काइल हैलाइड्स की बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड में बेटा एल्काइल पे आता है पॉजिटिव चार्ज, हैलाइड पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो वो बन जाता है डायपोल। तो एल्काइल हैलाइड में आपस में होता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इसलिए एल्काइल हैलाइड जो होते हैं ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं, ठीक है। तो मैं वही लिखने वाला हूं, एल्काइल हैलाइड्स हैव higher boiling point than hydrocarbon of same number of carbon atom, of same number of C atoms, कार्बन एटम्स। बेटा जी ये कार्बन एटम्स लिखा है मैंने, C एटम्स मतलब कार्बन एटम्स, ठीक है। इसमें लिखेंगे दिस इज ड्यू टू, this is due to the dipole dipole attraction, this is due to the dipole dipole attraction, this is due to the dipole dipole attraction between them, attraction between them, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जी RX, R पे डेल्टा प्लस X पे डेल्टा माइनस, फिर से लिया मैंने RX, फिर से लिया मैंने RX, है ना, इस पे डेल्टा प्लस इस पे डेल्टा माइनस, है ना, इस पे डेल्टा प्लस इस पे डेल्टा माइनस, है ना। तो इस तरह से बच्चों जो हो जाता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, एक डायपोल दूसरे डायपोल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अब बेटा जी सेकंड पॉइंट इसी बॉइलिंग पॉइंट का मैं बताता हूं, बल्कि इसको A लिख लेता हूं और इसको B लिख लेता हूं, ठीक है बेटा। तो जब हमारे पास पता चल गया कि ठीक है कि एल्काइल हैलाइड का ज्यादा होता है, तो और कोई फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को यहां पर चेंज करता है, तो वो कहोगे यस, तो है ब्रांचिंग। तो देखो बेटा जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बेटा ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होने से मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां लिखने वाले हम लोग विथ increase in branching, with increase in branching, increase in branching, boiling point decreases, boiling point decreases। ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स के नहीं सब जगह काम करता है, ठीक है। कि जब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? दिस इज ड्यू टू द रीजन, दिस इज due to the reason that, due to the reason that with increase in branching, with increase in branching
सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीजेज विच डिक्रीजेज वंडरवाल फोर्स, ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीजेज विच डिक्रीजेज वैंडरवाल फोर्स, ठीक है, वैंडरवाल फोर्स, हैंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है, हैंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट पे ना आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है कुछ, ठीक है, तो बेटा उसमें कह रखा है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो है आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो दो चीज का ध्यान रखना। पहली बात कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, पहली चीज हो गई। दूसरी बात हो गया बच्चों कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हो तो सेम मॉलिक्यूलर मास होगा, तो ऐसे केस में जिसका ब्रांचिंग ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ठीक है बच्चों। तो बेटा इसी पर एनसीईआरटी में दे रखा है इंटेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बच्चों उसको भी एक बार देखो ट्राई करके। ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर है आपका, बेटा जी क्वेश्चन है आपका 10.6 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है अरेंज करना है बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो देखो बेटा जी ये है 10.6, आपके पास बेटा जी नई वाली बुक होगी तो 9.6 लिखा हुआ होगा, है ना। इसमें बेटा जी है ब्रोमोमीथेन, पहला है हमारा ब्रोमोमीथेन मतलब CH3Br। फिर है बेटा जी ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम क्या होता है CHBr3। थर्ड है बेटा जी क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl। और उसके बाद डाइब्रोमोमीथेन का क्या होगा CH2Br2, CH2Br2, ठीक है। तो ये सब के सब मॉलिक्यूल है बेटा, इसको अरेंज करना है विथ इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो आपको क्या बताया था बच्चों कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अब यहां देखो बच्चों सब में कार्बन बेटा सेम है, कार्बन हमारा सेम है तो कार्बन का चक्कर ही नहीं रहा। अब बचा क्या हमारा Br और Cl, है ना। तो अब देखो Br का एटॉमिक मास होता है 80, Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो बताओ किससे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बढ़ेगा, Br में, है ना। तो बच्चों ज्यादा किसका मोलर मास हो जाएगा Br वाले का रेदर देन Cl वाले का। तो सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों Cl वाले का, ठीक है। तो अगर बच्चों मैं इसको फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसको सेकंड मॉलिक्यूल, इसको थर्ड मॉलिक्यूल, इसको फोर्थ मॉलिक्यूल लिख दूं तो सबसे कम किसकी होगी बॉइलिंग पॉइंट Cl वाले की, है ना, जो है हमारा थर्ड, है ना बच्चे। अब इससे ज्यादा किसका होगा बेटा तो इसका, क्यों, इसमें सिर्फ सिंगल Br है, इसमें देखो बेटा 3 Br, इसमें 2 Br, तो जाहिर सी बात इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका होगा फर्स्ट वाले का, है ना। और उससे ज्यादा किससे होगा, किसका होगा बच्चे ये लास्ट वाले का, फोर्थ वाले का। और उससे भी ज्यादा किसका होगा तो सेकंड वाले का, है ना। तो ये होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करने में, ठीक है। ये तो होगा बेटा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को बेटा मैं ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है, नीचे पता नहीं आप लोग को शायद दिखाई दे ना दे, ओके। तो देखो बेटा सेकंड पार्ट में आपको बेटा क्या करना है, वही दोनों प्रॉपर्टी जो बता चुका हूं उसी को देखते हुए सेकंड वाला पार्ट भी आपको करना है। क्या पहली पार्ट में क्या बताया था कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से मास जो है ज्यादा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, है ना बच्चों। तो देखो बेटा जी इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है इसका सेकंड पार्ट 10.6 का सेकंड पार्ट, 10.6 का सेकंड पार्ट ये होगा बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl। दूसरा है हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो CH3 CH CH3 CH2 Cl, है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसो का पहचान बता दिया था ना बेटा, CH के साथ डायरेक्टली 2 CH3 जुड़ेगा तो उसको कहेंगे आइसो। तीसरा है हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन, तो बेटा जी ये है CH3 CH2 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 Cl, है ना। अब देखो बच्चों सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास आपको किसमें लग रहा है, अच्छा बेटा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था, मैंने जो है आइसोप्रोपाइल मतलब लिख लिया, आइसोब्यूटाइल लिख दिया। 3 ही कार्बन लेना है बच्चे इसमें, आइसोप्रोपाइल है हमारा, ठीक है।
और पहले वाले में क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके बच्चों देखो, तो बेटा इसमें देखो 4 कार्बन है, बाकी दोनों में क्या है 3-3 कार्बन। तो बच्चों किसका मोलर मास कम होगा? इन दोनों का। तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा फिर बच्चों? कम होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते, दोनों में 3-3 कार्बन है, तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी? तो आपने कहा जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी। तो बेटा यहां ब्रांचिंग किसकी लग रही है? इसकी, है ना। तो क्या होगा अगर इसको फर्स्ट लिखा जाए, इसको सेकंड लिखा जाए, इसको थर्ड लिखा जाए, है ना। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका, इससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा थर्ड का। क्यों बच्चों? क्योंकि थर्ड में 4 कार्बन है, ज्यादा मोलर मास, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बेटा जी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारा, ठीक है ना, वो है बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछ रखा है। ठीक है बच्चों, देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट में आपके बुक में भी दे रखा है, ये सब डाटा बेटा चीज ना वो ऑब्जर्व होता है, तो उसमें पैरा वाले आइसोमर की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा वालों की ज्यादा क्यों होती है। तो मैं सोचता हूं उसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है बच्चे, तो ये जो क्वेश्चन नंबर है बेटा ये है 10.18, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का 10.18, न्यू बुक में 9.18। ठीक है बेटा, उसमें कह रखा है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा वाले से ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, तो इसको बच्चों एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं बच्चों सब कुछ एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना महसूस हो। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा जी ये है हमारा 10.18, 10.18। ठीक है, इसमें बेटा जी कह रखा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। ठीक है बेटा, ये ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा आइसोमर है। ठीक है ना बच्चों, तो कह रखा इन दोनों से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है, ऐसा क्यों। तो अगर बच्चों मैं आपको दे दूं कोई भी सामान, एक पर्टिकुलर बैग दे दूं, मैं कहूं उसमें रखना है, ठीक है, तो आप बताओ ऐसे शेप वाले ज्यादा रॉड को आप रख पाओगे या फिर ऐसे शेप वाले को रख पाओगे या फिर ऐसे शेप वाले को ज्यादा रख पाओगे। सेम लेंथ की बच्चों अगर आपके पास स्ट्रेट रॉड है और ये वी शेप वाला है, ठीक है, और इस शेप वाला है मॉलिक्यूल, तो किस तरह के शेप वाले मॉलिक्यूल्स को आप ज्यादा किसी पर्टिकुलर बैग में भर पाओगे। तो आप कहोगे ये वाला, क्योंकि आप चाहे तो उसको ऐसे ऐसे रख सकते हो, चाहे तो ऐसे ऐसे रख सकते हो, है ना, तो किसी भी तरह से रख सकते हो, लेकिन ऐसे वाले मॉलिक्यूल को बच्चों आप ज्यादा नहीं रख पाओगे क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। वही रीजन होता है बच्चों यहां पर। तो ये जो पैरा आइसोमर है इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए सेम लैटिस में ज्यादा मॉलिक्यूल इसके फिट हो सकते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, इसलिए वंडर वाल फोर्स बढ़ता है, उससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों, इसमें लिखेंगे तो ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैरा डाइक्लोरो, बेटा ये पैरा वाला इसके साथ ही है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, more number of its molecule can fit into lattice which increases van der Waals force, hence melting point of para isomer will be more than the ortho and meta। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों बताया कि नेक्स्ट एक और है हमारा जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो है सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो उसमें भी बच्चों क्या है कि एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन के साथ ही एसोसिएट करके उस प्रॉपर्टी को बताता हूं। तो ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है ये बेटा 10.12 का सेकंड पार्ट, बैक एक्सरसाइज में देखोगे आप तो 10.12 का सेकंड पार्ट, और नई वाली बुक में 9.12 का सेकंड पार्ट। तो बेटा उसमें कह रखा है कि जो एल्काइल हैलाइड तो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो फिर वो वाटर में क्यों नहीं डिसॉल्व होता, है ना। तो देखो बच्चा ये है हमारा 10.12 का सेकंड पार्ट, है ना। इसमें कह रखा बेटा कि ऑल्दो एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर देन व्हाई नॉट सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो इसको बच्चों हम लोग क्वेश्चन तो बेटा दिख रहा है बुक में, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो होता क्या है बच्चों कि एल्काइल हैलाइड होते तो हैं पोलर, लेकिन
उसमें जो है, जैसे मैं वाटर के साथ उसका मैं बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, है ना, तो एल्काइल हैलाइड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जैसे कि इस पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसमें डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, है ना बच्चों। तो देखो यहां पर एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जो है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल एट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल एट्रैक्शन, ठीक है। और यहां भी होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है। और ये होता है वीक वैन वाल फोर्स, ठीक है बेटा। तो वीक फोर्स कह सकते हैं या वीक वैन वाल फोर्स कह सकते हैं, ठीक है, वीक वैन वाल फोर्स, है ना। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, लेकिन आपस में जो अट्रैक्शन कम है, तो इसलिए क्या होगा, सॉल्युबल नहीं हो पाता। स्टेटमेंट क्या देंगे, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ, पहले मैं बोल देता हूं बच्चों ताकि आप लोग के दिमाग में समझ में आ जाए, फिर आप लोग लिखते रहना। मैं लिखवाने वाला हूं, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन द 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई नॉट सॉल्युबल इन वाटर। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन 2 alkyl halide molecules, 2 alkyl halide molecules and between 2 water molecules, 2 water molecules are stronger than the force of attraction between alkyl halide and water molecules, between the alkyl halide and water molecules, hence not soluble, hence not soluble in water, not soluble in water, है ना बच्चों, कि एल्काइल हैलाइड के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, वाटर के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन इन दोनों का आपस में बॉन्ड जो है वीक होता है, इसलिए ये सॉल्युबल नहीं हो पाते, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी इसका रीजन। अब देखो बच्चों क्या है कि मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का टाइम हो गया होगा लगभग, तो मैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज तक ही करवाता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि बच्चों इसमें क्या डाउट है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि 3 घंटे 4 घंटे का एक पूरा का पूरा वीडियो बनाए, वन शॉट वीडियो बनाए, तो मैं बच्चों नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी ज्यादा बच्चे नहीं देख रहे हैं वीडियो को मेरा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि छोटा छोटा पार्ट्स में दूं ताकि आप लोग इजीली एक दिन में आप लोग उसको देख सको, ठीक है। और मैं बच्चों जैसे प्रॉमिस कर रखा हूं आपको कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी का, चाहे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग हो, कन्वर्जन हो, वो सब कुछ करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसमें बच्चों टाइम लगेगा, तो मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास भेजो इसको और उनसे भी कहो सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।